हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं और जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जयसिंह रावत जी, पहले आपके पास आएंगे, आपके कॉमेंट्स लेंगे। जो यूसीसी है, पहले उत्तराखंड में ड्राफ्ट बनता है, झारखंड में इसकी आवाज बुलंद होती है। अमित शाह ये कहते हैं कि अब हम उत्तराखंड के मॉडल को झारखंड में जरूर लेकर आएंगे, फिर भी ट्राइबल्स को इससे अलग रखा जाएगा। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? हालांकि के तौर पर इस मामले में लिया जा रहा है कि यहाँ अगर देखा जा रहा है कि हाँ एक बार दाखिल हो जाएगा, इसके क्या नतीजे, क्या कानूनी जो कि दाव पेश आते, क्योंकि हमारी विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, हमारी सरकार को लागू करने का अधिकार है जी। हम तो कानून लागू, लेकिन वो कानून पैदान सही है या नहीं है ये तो फैसला करेगा। इस वजह से एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वही बात अभी बोला है, हम झारखंड तो सबसे ज्यादा बहुत सारे 25-30 तो वहाँ अध्यक्ष के लिए उतने लोगों वहां भी संस्था कैसे संविधान का नौजवान का बैठक के वक्त एग्जाम और सारे सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपके पास वापस आएंगे। पिरसाली जी, यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है, यूसीसी हम लेकर आएंगे। उत्तराखंड पहला राज्य आप लोगों ने यहाँ पर से शुरू करा है, जिसको प्रयोगशाला कहा जा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी पिरसाली जी। जयसिंह रावत जी अपनी बात पूरी करें प्लीज सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक समानता का है, समान तो है नहीं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15 जी जो समानता का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक उनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आपके जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जी। तो एक तो भेदभाव ये है कि केवल अनुसूचित जातियों को आपने छोड़ा, वो अनुसूचित जातियों की इसलिए छोड़ा, संवैधानिक बाध्यता वहां भी है जी, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1950 का, संविधान उनको संरक्षण देता है जनजातियों को, लेकिन संविधान अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देता है और ये 14 से लेके 18 तक ये मौलिक अधिकार है आदमी का। और राइट टू रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है, वो धर्म की स्वतंत्रता को लेकर है। अब बेहतर तो मेरा मानना यह है कि बेहतर तो ये होता है कि केंद्र सरकार करती है काम। जो अब ये गंगा जो है ना, यहाँ ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ या गंगोत्री की तरफ ले जाने आप, अरे आप जो भी दिक्कतें अगर संवैधानिक संशोधन करने तो आप ऊपर करो जी। जो दिक्कतें बाद में स्टेट को आनी है, देश और जगह आनी है, वो आप पहले दूर करते हैं। आप जो संविधान जो संशोधन आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात में तो करने कुछ उनको सोच के कर रहे होंगे, उसमें भी आपको संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। आपको यही करने थे तो आप वहां से संशोधन कर लेते ताकि राज्यों में स्मूथली लागू हो जाता। ये निश्चित है कि उत्तराखंड सरकार ने काफी इसमें होमवर्क किया, काफी एक्सरसाइज हो चुकी है और बाकी राज्यों में जो बीजेपी की जहाँ सरकारें होंगी वहां भी इसी तरह लागू होगा। कोर्ट में देखी जाएगी, कोर्ट में अक्सर क्या होता है क्या, जैसे हमारी सरकार ने कर दिया, जाएंगे ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला कब आएगा ये कौन जानता है। बिल्कुल, तब तक तो रहेगा ही इसकी यूसीसी का प्रभाव भी रहेगा, विवाद भी रहेंगे और कुछ राजनीतिक उसके लाभ हानियां भी होती रहेंगी। बिल्कुल, तो सवाल यह है कि अगर आपका नियत सही है तो आपको भारत सरकार के आपका कमिटमेंट है। पिछले चुनावों के दौरान भी आपने कहा था कि हम देश में यूसीसी लाएंगे और आज आपने बदल के नहीं हम झारखंड में लाएंगे। अरे झारखंड में लाएंगे वही, अरे आपसे अच्छा काम तो गांधी जी ने कर दिया यहाँ पर। आपको बता दिया, आपको देश आप चला रहे हैं या पुष्कर सिंह धामी चला रहे हैं।
इस तरह से मतलब हम चाहते हैं कि इस मामले में होना, कोर्ट भी कहता है कि यूसीसी होना चाहिए बिल्कुल। और इसका विरोध करने का मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं है। केवल दिक्कतें हैं जो संवैधानिक दिक्कतें हैं, जो फंडामेंटल राइट है लोगों के, जिसने कल कोर्ट में जाना है, उन मुद्दों को पहले सुलझाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। यही मेरा बिल्कुल। ख्याल है। ठीक है पिरसाली जी, यहाँ पर यूसीसी का जिक्र हम बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं और एक बार फिर झारखंड में इसकी आवाज उठी है। यहाँ पर जयसिंह रावत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लिचेस हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अनियमितताएं, पहले उन्हें दूर कीजिए, उसके बाद जो है कि यूनिफॉर्मिटी की बात कीजिए। क्या वो सही नहीं लगता आप लोगों को? देखिए दिव्यदर्शी जी, इसको कई एंगल से विशेषज्ञ अपने अपने तौर पर समझ रहे हैं, लेकिन यूसीसी जो आर्टिकल 44 में हमारे संविधान का दिया है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने चाहिए, उस दिशा में उस बात से संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करवाया, यूसीसी की घोषणा की। घोषणा के बाद कभी भी क्या होता है कि ड्राफ्ट कमेटी बनती है। जो यूसीसी कमेटी बनी है उत्तराखंड के मामले में खास तौर पर, उसने अपनी रिपोर्ट दी है और अपनी सिफारिश में कहा है कि अपनी विशिष्ट पहचान और अपने घटती जनसंख्या के कारण और अति पिछड़ेपन के कारण कुछ जो 5 हमारी जनजातियां हैं उन पर ये अभी लागू नहीं करना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसको अभी अलग किया हुआ है और उससे आगे सरकार ने उसकी नियमावली बना ली। अब वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए क्या होता है कि भारतवर्ष में बहुत सारी, आप देखते हैं आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, उनका एकीकरण करते 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 अब हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं आज की सेंचुरी में। ये कह सकते हैं कि हम यूसीसी सामाजिक विकास के निर्धारण के लिए, लैंगिक समानता के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यूसीसी बहुत आवश्यक है। तो उस ओर उत्तराखंड की सरकार ने अगर कदम बढ़ाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दूरदृष्टि को अगर यहाँ पर उतारा है कागज में और अब उसको आगे धरातल पर उतारा जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि उनकी सराहना करनी चाहिए, उनकी दूरदृष्टि की सराहना करनी चाहिए। आज उनकी प्रशंसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कही। तो अगर मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा होती तो समझो कि उत्तराखंड की प्रशंसा हो रही है और हमें गर्व है कि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और मैं समझता हूं कि ये एक कदम, बहुत ही ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और आने वाले समय में इसका परिणाम होगा। कोई भी चीज जब नई लागू होती है और थोड़ा सा लीक से हटके होती है, जो लोगों को लगता है जिस उसमें हम ढले हुए हैं, उससे जब कोई नई चीज होती है भविष्य के लिए और उसके फायदे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अटपटापन किसी को लग सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके बहुत अच्छे होते हैं। मैं समझता हूं कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड सहित जहां जहां भी ये लागू होगा, और हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का भी है कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए, लेकिन उसको कैसे लागू होगा, क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको एक तरीके से करने का जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि सराहनीय है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। ठीक है आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस को क्या दिक्कत है इस बात से कि यहाँ पर यूसीसी लागू हो रहा है और यहाँ का मॉडल उठा के चाहे झारखंड हो चाहे देश में इसको एग्जाम्पलरी तौर पर लिया जा रहा है? देखिए दिव्या जी, कांग्रेस को दिक्कत तो ये है, आज उत्तराखंड के अंदर 35 से 40 मौतें हो गई एक बस पे। हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बड़ा चीखें मार रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर एयर एम्बुलेंस, एयर लिफ्टिंग होगा, एक तो पहुंचा दिया जाएगा अस्पताल, एयर लिफ्टिंग के थ्रू उद्घाटन भी कर दिया था इन्होंने। आज वो कहाँ है इनका एयर लिफ्टिंग? 4 घंटे तक आप वहाँ फैसिलिटी नहीं दे पाए, 4 घंटे तक आपके वाहन नहीं पहुंच पाए, आप उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए, तो कहाँ है आपकी व्यवस्था? दिक्कत तब होती है जब जरूरी चीजों को छोड़ करके सरकार इधर उधर की बातें करती है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं पर आप मेन मुद्दे की बात करने को तैयार नहीं है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने को तैयार नहीं है। रोज अखबारों की हेडलाइन बनता है कि दून हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड का काम नहीं कर रहा है। आप इतने छोटे से काम को नहीं कर पा रहे हैं और बातें कर रहे हैं यूसीसी की। और यूसीसी अगर इतना अच्छा है तो क्यों आदिवासियों को दूर रखना चाहते हैं उस लाभ से? आप अगर लाभ देना चाहते हैं तो देश के हर नागरिक को लाभ दें। आप कह रहे हैं हम आदिवासी को अलग कर देंगे, उसका लाभ नहीं देंगे। आप उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं जनजाति को, भोक्ता को अलग कर देंगे, उसको लाभ नहीं देंगे। क्यों नहीं देना चाहते आप लाभ? क्योंकि आप स्वार्थी या मतलबी किस्म के लोग हैं। आपको जहां स्वार्थ लगता है बोलने में, वही बोलने का काम करते हैं। अगर एक समान कानून आपको बनाना है तो बनाए पूरे देश के अंदर एक समान कानून। उत्तराखंड को क्यों एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया? उत्तराखंड में सारे काम धाम छोड़कर मुख्यमंत्री जी यूसीसी के पीछे पड़े हैं। जनता चिल्ला रही है
कि हमें भू कानून चाहिए, जनता चिल्ला रही है हमें मूल निवास चाहिए, पर आप उसके ऊपर बात करते हुए डरते हैं। आप रोजगार के ऊपर बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी राज्य के अंदर बढ़ती जा रही है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, आप उसके ऊपर बात करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। आप खुद बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बोल चुका हूँ, उत्तराखंड की जनता ने कितनी बार यूसीसी के लिए आंदोलन किए, कितनी बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सचिवालय का घेराव किया, क्या विधानसभा का घेराव किया, बताएगा इस बात को चैनल के माध्यम से। ये कुछ नहीं हुआ। जिस चीज पे लोग बोल रहे हैं उस चीज पे आप काम करने को तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और इस बार इनको बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ में ये तो बोल नहीं सकते आप की बार 400 पार, इस नारे को तो भुला दिया विपक्ष ने। तो आज इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उन बेचारों को नहीं पता यूसीसी क्या है, उनको यूसीसी बोल के ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं यूसीसी आने के बाद सबको रोजगार मिल जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बन जाएंगी, सब शिक्षित हो जाएंगे। जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं यूसीसी के नाम पर, और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहेंगे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? जैसा कि आशीष जी ने कहा कि यहाँ पर मांगा किसी ने यूसीसी नहीं था, लेकिन यूसीसी लेकर आया जा रहा है, तो आप कितने पक्ष में हैं इसके? देखिए, यूसीसी जिस स्वरूप में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में प्रस्तुत किया हुआ है, अगर आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप ही मुझे बताइए यूसीसी के बारे में आप कितनी जानकारी आपके पास है? मतलब वही जानकारी है जो छट के आ रही है बाहर। पूर्णतः जानकारी शायद आपके पास भी नहीं है, विपक्ष के पास तो है ही नहीं। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके पास जानकारी होगी, कुछ पढ़ के आए होंगे, समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रश्न हम करेंगे उसका जवाब हमें मिल जाएगा। सबसे पहले बात तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने के लिए है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें से जनजातियों को अलग किया गया है, तो इस पे स्पष्ट है कि उत्तराखंड में ये सिर्फ जो सामान्य जाति के लोग हैं उन्हीं पे ही आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक है उसमें 83 मतलब 83% लोग जो हैं वो सामान्य हैं, 14% जो हैं वो मुस्लिम हैं, और 3% जनजाति हैं। अब 3% जनजातियों को तो इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। 14% जो मुस्लिम हैं, अगर इसमें जो ये संविधान के अनुच्छेद 44 में जो हमें व्याख्या की गई है, जिसमें हमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने का और संपत्ति में अधिकार का जो व्याख्या की गई है, अगर मैं इसको मान लिया जाए और यूसीसी को अगर जिस तरीके से लाया जा रहा है, इसमें जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम बहुविवाह को रोकना चाह रहे हैं और हम संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संशोधित कर रही है? ये कोरा झूठ है, सरासर कोरा झूठ जनता के सामने बोला जा रहा है। दिव्या जी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में स्पष्ट करा हुआ है कि 25% जो उनका आज की डेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 25% ही संपत्ति में अधिकार मिलता है महिला को। और यहाँ पर जो यूसीसी लाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हम बराबरी का हक देंगे। तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अधिकार राज्य का है ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संशोधित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, ये वो संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार कर रही है? ये सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है ये चीजें। दूसरी चीज जो यहाँ पर जो तर्क आया है कि जो हमारी 3% जो जनजातियां हैं उनको क्यों किया गया है, तो थोड़ी जानकारी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दे दूं। हमारे यहाँ जो थारू जाति है, बोक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है और राजी जाति है, इनमें से इन सभी की विवाह की पद्धतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगी तो थारू जाति जो सबसे ज्यादा 33% थारू जाति है हमारे प्रदेश में, उन 3% में 32% हमारी जौनसारी है, उसके बाद 14% हमारी भोटिया है, ठीक है, 18% हमारे थारू है। तो ये जो अब सबसे कम है राजी जाति वाले। ये इनकी जो विवाह पद्धतियां हैं ये सब अलग अलग हैं, मतलब इनके कोई भी मैच नहीं करता है। यहाँ तक कि भोटिया जाति जो सबसे जो कम है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम है। आपको जानकारी दे दूं तो इसी तरीके से थारू जाति में एक प्रथा है कि महिलाएं भी बहुविवाह कर सकती है और पुरुष भी बहुविवाह कर सकते हैं। और जौनसार में तो आप पॉलीगैमी आप जानती हैं किस तरीके से उनके यहाँ प्रथा में प्रचलित है। तो क्योंकि
अगर ये इस तरीके का जो यूसीसी आता तो कहीं ना कहीं पर उनकी बरसों पुरानी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं पर उन पे सीधा हस्तक्षेप होता। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी से उसने बचने के लिए उनको अलग कर दिया। अब आप देखिए 3% अलग हो गया, 14% मुस्लिमों में लागू हो ही नहीं सकता। तो अब ये किसके लिए हुआ? ये सिर्फ 83%, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड की यूसीसी की बात कर रहा हूं। ये उत्तराखंड में 83% जो सामान्य जाति के लोग हैं उन पे ये लागू हो रहा है। तो पहला झूठ तो इनका यही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि आपको ये बताना पड़ेगा जो यहाँ की समस्याएं हैं, जिस तरीके से ये आई है, जो यूसीसी लेके आ रहे हैं, यूसीसी में 3-4 चीजों, कुछ चीजों में यूसीसी का हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उस पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट समझ दीजिएगा। जो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि आप ये किस पे लागू करना चाह रहे हैं। देखिए, हम आज कह रहे हैं, आज हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, उनके सरकार से पूछना चाहता हूं, आज के डेट में यूसीसी किस पे लागू होगा? 9 नवंबर 2000 को जो प्रदेश में रहते थे उन पर, 1985 जब यहाँ पर कोई SC/ST का सर्टिफिकेट बना जाता तो उससे 1985 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। या उत्तराखंड क्रांति दल जो कहता है कि मूल निवासी की परिभाषा 1950 होनी चाहिए। किन लोगों पे लागू होगा? अब तक सरकार ये स्पष्ट कर ही नहीं पाई है। अब देखिए, अगर सरकार इस बात को स्पष्ट करती है कि किन पे लागू होगा, तो जो जनता सड़कों पे मूल निवास के लिए घूम रही है, जो जनता जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपना बलिदान, अपना जवानी गंवा दी, उसके बाद ये पृथक राज मांगा, उनका तो कोई उनके महत्व की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, आगे भी चर्चा को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आगे भी लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी के मायने क्या है और किन लोगों को इससे लाभ मिलेगा और इसके आने वाले परिणाम क्या होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। देख जगह हमारी सभ्यता ही हमारी ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी की। यूसीसी पहले उत्तराखंड में ड्राफ्ट उसका बनकर तैयार हो चुका है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड से कहा है कि इसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जो जनजातियां हैं उन्हें इससे दूर रखा जाएगा, यानी कि वो इस दायरे में नहीं आएंगे। उनकी जैसी परंपराएं, जैसी पद्धतियां हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें राइट दिए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन पिरसाली जी, आपने कहा यहाँ पर सबको समान अधिकार, आर्टिकल 44 का आपने
आपने जिक्र किया, लेकिन आर्टिकल 44 कहीं ये नहीं कहता कि आप ट्राइबल्स को एक्सक्लूड कर दीजिए। वो तो ये कहता है कि स्टेट यानी कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, उन पर इक्वली वो चीज लागू होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वालिटी ऑफ लॉ फॉर एवरी सिटीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। तो फिर ट्राइब्स अलग कैसे? यस, यू आर राइट। आपने कहा कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, इस तभी यूसीसी का महत्व है, और हमारी सरकार यही तो कर रही है। मैंने ये कहा कि आज 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, उसमें विभिन्न जनजातियां हैं, विभिन्न समुदाय हैं। तो जो समाज की मुख्यधारा में सभी को लाने का प्रयास हो रहा है, और जब समाज की मुख्यधारा में लाएगा तो उन पर कानून प्रभावी होता है। जो जितनी मुख्यधारा में है उन पर उतना ज्यादा कानून प्रभावी होता है। मैंने ये कहा कि जब राज्य सरकार ने यूसीसी की कवायद की, तो उस वक्त यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी जो थी, उन्होंने अपने गहन चिंतन और पूरे फीडबैक से, जनता के फीडबैक से कई सभाएं की, कई हजार उनको पत्र आए। उन सबसे उस कमेटी ने ये पाया कि फिलहाल इन जनजातियों को, जो 5 जनजातियां हैं हमारे उत्तराखंड में, उनको उनकी विशिष्ट पहचान, उनके अति पिछड़ेपन की वजह से और उनके घटती हुई आबादी की वजह से इससे बाहर किया जाएगा यूसीसी अभी, और बाकी को यूसीसी लागू किया जाएगा। और यूसीसी किस पर, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे यूकेडी की यूसीसी किस पर होगी, उत्तराखंड में किस पर होगा? उत्तराखंड के राज्य के नागरिक पर होती है। जो इस राज्य का नागरिक होगा, मुस्लिमों पर लागू हो रहा है नवीन पटसाली जी? सभी पर होगा। कैसे हो जाएगा? जो इस राज्य का नागरिक है, जो विवाह मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए जरा, जो इस राज्य का नागरिक है, अगर मुस्लिमों के बहुविवाह, देखिए आप सरकार लागू कर रही है, वो इस राज्य के नागरिक सुन लीजिए, तो आपका जवाब नहीं, जो क्या ट्राइबल्स प्रसाद जी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास अधिकार है राज्यों को, ठीक है, लेकिन क्या जो आप कह रहे हैं प्रसाद जी, चलिए उसी के हिसाब से जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो 14% मुस्लिम हैं, उन पर ये आप कहते हैं लागू हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सरकार के पास अधिकार क्षेत्र है कि वो मुस्लिम लोग पर्सनल अमेंडमेंट कर रही है? क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? अरे क्या चिल्लाने से क्या, आप बताइए ना। एक मिनट, आपने प्रसाद जी, अगर आपके हिसाब से चले आपकी बात को सुनकर, ठीक है, एक मिनट, उनके पास भी जाऊंगी क्लैरिफिकेशन के लिए, उनके पास जाऊंगी। आपकी नोटिंग पर हाजिर हो गए, ठीक है प्रसाद जी, लेकिन आपके हिसाब से अगर चले, एक मैं बता रहा हूँ ना, पूछोगे मैं बता रहा हूँ कैसे होगा? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है दीपक राव जी, आपकी भी बात सही है। एक मिनट रुक जाइए, अपने नागरिकों के लिए कानून बनाना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट शब्द है सर, एक मिनट दीपक राव जी, मैं फिर क्लैरिफाई कर देती हूँ। आपको तो यह है कि डिबेट बढ़ाए। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे। दीपक राव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। दीपक राव जी, एक से मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं है। रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक मिनट, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं है। आप बताइए लागू कैसे होगा? अच्छा रुकिए, चुप मत कराइए। दीपक राव जी एक मिनट, जवाब आप सुने पहले, आप सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी सर। उसका जवाब दिया मैंने, आपने पिछले बोला था। अरे सर दीपक राव जी, बताना पड़ेगा, आप मुस्लिम्स के पीछे क्यों पड़े हुए? एक मिनट, ठीक है, रुक जाइए। मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं वो तो खाली दीपक राव जी, सरकार ने कहीं नहीं कहा। ठीक है रुक जाइए, ऑडियो डाउन कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए, यहाँ पर चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी सर, एक मिनट रुक जाइए। दीपक राव जी, यहाँ पर सरकार ने कहीं नहीं कहा है कि, एक मिनट, कहीं नहीं कहा है, सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि हम ट्राइबल्स को एक्सक्लूड करते हैं। रुक जाइए सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के पीछे क्यों पड़े दीपक रावत जी? रुक जाइए, आप लोग आपस में लड़िए मत, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। जय सिंह रावत जी, आप लोग एक ही धुरी में घूमते रहिए, रुक जाइए, आप लोग एक ही धुरी में घूमते रहिए, रुक जाइए। आप लोग नहीं, आप लोग दोनों ही सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे हैं, दोनों ही सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे हैं। जय सिंह रावत जी रुक जाइए, ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं, अभी भी क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। जो सवाल कर रहे हैं,
आपकी ऑडियो डाउन है, कोई सुन नहीं रहा आप लोगों सवाल पूछा को। था। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर क्लैरिटी किसी को नहीं है। जो सवाल कर रहा है विपक्ष पे भी और जो जवाब दे रहा है उस पे भी नहीं, सुन तो कि रहे हैं आखिर विपक्ष से। क्या है यूसीसी, किस पे लागू होगा, कौन एक्सक्लूड करेगा, किसके लॉज में बदलाव हो रहे हैं, क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ये तो क्लियर ही नहीं है। तो फिर अमेंडमेंट मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जब इतनी अनक्लियरिटी है यहाँ पर? तो दिव्यांग, हमको ये समझ लेना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में जमीन आसमान का फर्क है जी। फंडामेंटल राइट का मतलब है सरकार उसके लिए बाध्य है, फंडामेंटल राइट को किसी के छेड़छाड़ नहीं कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है सरकार को करना चाहिए, गाइडलाइंस है वो बेहतरी के लिए होता है। जी। हाँ, वो गाइडलाइन नीति निर्देशक जी। ये होता है, ये होता है। दूसरा जो ये इन्होंने कहा है कि भाई छोड़ दिया है उसके कमेटी ने, अरे कमेटी का ऐसे नहीं छोड़ती हो, तो संविधान में संरक्षण मिला हुआ है जनजातियों को कि उनके रीति रिवाजों को संरक्षित रखा जाएगा। उस समय जब देश बन रहा था, उस समय का समाज के हर वर्ग को कैसे साथ जोड़ा जाए, एक गुलदस्ता कैसे एक साथ रखा जाए। तो जिस तरह जनजातियों को संरक्षण मिला हुआ है, उसी तरह अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक पारसी भी है, जो अभी टाटा साहब की मृत्यु हुई है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका कई चीजें आप जानते हैं, उनका विवाह नहीं हुआ था, कई और हैं उनके नियम है। हमारे जो सिख भाई हैं उनका आनंदा एक्ट है 1910 के आसपास का, वो है। और जिसको ये पर्सनल लॉ वो है, वो शरीयत है 1935-36 का। हिंदुओं के 4 कानून हैं, इसमें बहुत सारे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी 200 जो आर्टिकल 254 कहता है कि ये समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची जो अभी प्रसाली जी ने कहा आर्टिकल 44 में समवर्ती सूची का जिक्र है जी कि बना सकता है। लेकिन अगर कानून उससे क्लैश करेगा केंद्र के कानून से, तो राज्य का कानून खत्म हो जाए, नहीं मान, क्योंकि पार्लियामेंट बड़ी है, विधानसभा से बड़ी, विधानसभा से पास किए हुए कानून पार्लियामेंट के कानून से बड़े नहीं हो सकते। उस स्थिति में यह है कि वो नल एंड वॉइड, कुछ नहीं होगा जो 254(1) में लिखा हुआ, लेकिन 254(2) में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति अनुमति दे तो लागू हो सकता है। यहाँ हमारी विधानसभा ने पास किया, यहाँ गवर्नर के हाथ का काम नहीं था, राष्ट्रपति को भेजा, क्योंकि राष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने भेज दिया। लेकिन अब लागू होगा, अब जब भी करें, क्यों नियमावली बन रही है, अब बना दिया, लागू करेंगे जी। लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी वो संवैधानिक, मैंने कहा था कि अगर जनजातियों को आपने छोड़ दिया, जनजातियों को भी संरक्षण मिला हुआ है, अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है, और अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं है, क्योंकि पॉइंट आउट तो मुसलमान को इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान राजनीतिक रूप से दमदार है, वो प्रभावित करता है, जैन नहीं कर पाते हैं, पारसी तो 50-60 हजार भी नहीं रह गई उनकी जनसंख्या, वो राजनीति को, वो देश को के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, रक्षा को प्रभावित करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं, इंडस्ट्री को कर सकते हैं, लेकिन राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता। पारसी कैसे करेगा, क्योंकि पारसी बड़े बड़े मानेक साहब हुए हैं, आपने रतन टाटा हुए हैं, साइरस मिस्री हुए हैं, जमशेद, बहुत सारे लोग हुए हैं जो जिनका देश के उसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कहाँ है। तो वो स्थितियां, तो मेरा कहने का मतलब है कि बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार इसे करती है, और पार्लियामेंट में जो 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 इसका जो अभी समानता का अधिकार बोल, समान नागरिक क्यों बोल रहे हो जब वो समान नहीं है? आप बार बार क्यों बोलते हैं एक देश एक कानून? 370 खत्म नहीं हुआ अभी, 370 का खत्म कर, कहाँ खत्म हुआ? 370 की 35(a) खत्म हुई, लेकिन 371 तो वर्ग का, 371 का ABCDEFGH इतने प्रोविजन आज भी है, जो कि भारत के और हम लोगों से बिल्कुल वो भिन्न है। वो रीति, उनके तो अपनी अदालतें हैं, जो पंचायतें उनकी, वहाँ पंचायती राज ये वाला त्रिस्तरीय पंचायत राज भी नहीं चलता है। उनकी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, उनकी पंचायतों को न्यायिक अधिकार भी है। तो वो सारी चीजें
अलग अलग हैं। बहरहाल ये मेरा अब भी मानना है कि कोर्ट ने बोला, 4-5 बार बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट भी बोल गया। ये वो बानो क्या शाह बानो उसने बोला था कि हाँ, उसने बोला था कि ये एक पर्सनल लॉ एक बन जाता तो वो अच्छा है, मतलब कोर्ट भी चाहता है, इसलिए इसका विरोध मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं, लेकिन लागू को तरीके से करो ना आप, खाली दिखावे के लिए मत करो। आपका मतलब केवल कल लागू हो या ना हो, लेकिन आप कहने वाले साहब हमने तो बना दिया था। आपका अमित शाह जी, आपका इरादा है तो सचमुच का समान नागरिक संहिता इसका बनाइए, अगर आप कर सकते हैं, ना दिखावा मत करिए। बिल्कुल, वो तो आपके पहले तो हमारे मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव ले लिया है, आपने क्या किया? बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर जयसिंह रावत जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि विरोध नहीं होना चाहिए। आप लोग तो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं कि क्या खासियत है इसमें। वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो टेक्निकलिटीज है उनको रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद एक बेहतर कानून लेकर आइए, और आप तो नल एंड वॉइड ही कर रहे हैं इस कानून को कि कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। आज हम ये कह रहे हैं देश की जरूरत क्या है, आप देश की राज्य की जरूरत को समझें, आप उस पर तो काम कर नहीं रहे हैं, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए बार बार यूसीसी 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 इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे बस यूसीसी की ही कमी रह गई थी देश के अंदर, मतलब देश में भी कहा राज्य के अंदर, कि भाई यूसीसी आएगा तो ही राज्य कुछ कर पाएगा, तो ही राज्य बन पाएगा, तो ही सुबह होगी, तो सुबह नहीं हो पा रही थी, तो ही लोग भूख से नहीं मरेंगे। इस प्रकार यूसीसी का प्रचार किया जा रहा है। कुछ नहीं है दिव्या जी, सारे कानून पहले से बने हुए हैं, और आप यूसीसी के अंदर आप जो कानून है उसमें आप देखें 99.99% लोगों के साथ तो यूसीसी वाली घटनाएं होती नहीं है। 0.1% के साथ मानो वे 2 शादी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, बहुत कम % लोग होंगे मेरे ख्याल से। सरकार को 99% लोगों की चिंता नहीं हो रही है कि वो लोग जो है महंगाई से इस तरह से हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस 0.1%। लेकिन आशीष जी, सोचने बात तो ये भी आपने कहा इस राज्य में कितने लोगों ने इसके लिए प्रदर्शन किया कि हमें यूसीसी चाहिए, लेकिन कितने लोगों ने विरोध किया यूसीसी का? जब यूसीसी लाया जा रहा था, सर्वे हो रहा था, तब कितने लोगों ने विरोध किया इस बात का, सिवाय पॉलिटिकल पार्टीज के? देखिए दिव्या जी, अगर आपको खाने के लिए रोटी सब्जी ना मिले और बाद में वाली लास्ट वाली मिठाई आपको मिल जाए तो क्या मजा आएगा? आज जरूरत की चीज की समझें, जरूरत आप देखिए, आप आज आपके सामने की घटना है, उत्तराखंड के अंदर 40 मौतें हो जाती हैं सरकार की लापरवाही के कारण। क्यों बस में ओवरलोड ज्यादा लोग क्यों बैठे हैं बताएं? क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, तभी तो बैठना पड़ रहा है। और उसके बाद जब दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद उनको आपको एयरलिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं है, बातें कर रहे हैं लिफ्टिंग होगी, हम तो तुरंत ले आएंगे, हवाई जहाज खड़ा कर दिया। आपने कहा है आपका चौपट? जानकारी नहीं है तो व्यवस्थाएं सरकार की फेल है, जो आप एक अल्ट्रासाउंड तक की मशीन उन हॉस्पिटल को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो रोज चले। यूसीसी पे वापस आइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? और विश्वगुरु का डंका बज रहा है, आपने देखा विश्वगुरु का डंका कहाँ तक बजने लग गया? कनाडा में भी विश्वगुरु का डंका बज गया, कनाडा में भी विश्वगुरु ने डंका बजा दिया, और कनाडा 1,20,000 लोगों को, हमारे भारतीयों को वहाँ से वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, जाओ नौकरी अपने देश में ढूंढ लो। तो इस तरह डंका बजा रहे हैं हमारे विश्वगुरु के चेले, विश्वगुरु हमारे इस तरह डंका बजा रहे हैं। ये विश्वगुरु होता है? अमेरिका हमारी कंपनियों को बैन कर रहा है। आप देखें, आप कहाँ कहाँ डंका बजाएंगे? आपने नेपाल में डंका बजा दिया, उसने हमारे पे पत्थर मारने का काम कर दिया। जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लें, आप बताएं, वहाँ ये आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? 370 लग चुकी है, कैसे आतंकवादी आ रहे हैं? तो देखें, सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है हर स्तर पर, कि जनता कहीं ऐसा ना बोल दे कि इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ, जनता इन्वेस्टमेंट समिट ना पूछे, जनता ना पूछे रोजगार की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक लोकपाल आप बना नहीं पाए। अभी आपने ताजा देखा होगा, अब इनके मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है, जिसने लगाया। उनकी तो आरोप है ना सर, वो तो ये बता रहे हैं कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है। आप बताएं, आप एक मंत्री, आप भ्रष्टाचार से पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप भ्रष्टाचार का वापस आते हैं आशीष जी यूसीसी।
यूसीसी पे वापस आते, ठीक है नवीन जी, ठीक है, लेकिन ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना सर। यूसीसी का जब डंका बज रहा है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट नवीन पिरसाली जी, जब यूसीसी का डंका बज रहा है, जब यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार मतलब पूरा सर्वे रिसर्च सब कुछ हो गई है, तो यानी कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना इसको लेकर, क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं और ये स्पष्ट कहा जा रहा है, तो सवाल क्यों ना उठे। अगर आप एक क्लॉज ले रहे हैं, अभी जयसिंह रावत जी ने कह दिया अगर स्पेशल स्टेटस एसटीज को मिला है, शेड्यूल ट्राइब्स को, तो स्पेशल स्टेटस जो है माइनॉरिटीज को भी मिला है। सरकार की इच्छा है। जयसिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भारत आजाद हुआ था तो सबको एक माला में पिरोने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट उस वक्त स्वीकार की गई। आज राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के लिए ये आवश्यक है कि एक देश एक कानून बने, क्या आवश्यक नहीं है? अगर उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पिरसाली जी, जो आपकी बात से समझ में नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी सुनिए आप बीच में इस तरह से नहीं कि एक का मैं पूरा नहीं दे पाया, दूसरा सवाल नहीं, क्योंकि आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है पिरसाली जी, बात जो नहीं दिव्यदर्शन जी, पिछली बार जो मैं बात कर रहा था, ये जो दोनों मित्र हैं विपक्ष के, इन्होंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि एयरलिफ्ट नहीं हुआ, मैंने उनको बताया 6 व्यक्ति को एयरलिफ्ट किया गया। ये बोले किस पर लागू होगा यूसीसी, मैंने कहा राज्य के नागरिकों पर लागू होगा। तो राज्य के नागरिक क्या ट्राइबल्स नहीं है, यही तो पूछना चाह रहे हैं सर। यही तो बोल रहा कि यूसीसी कमेटी में जैसे जयसिंह जी ने बताया कि सभी नागरिक, आप भी नागरिक, आप नागरिक ने, ठीक है रुक जाइए, आप नागरिक ने, राज्य के नागरिक, इससे पहले आप पर्सनल लॉ पे जाए, ट्राइबल को छोड़ के पर्सनल लॉ पे किसी ने नहीं बोला, लोगों पर होगा, ठीक है, आप इस तरह से बीच में ना करें कि लेकिन पिरसाली जी मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रही हूँ आपसे, रुक जाइए, एक तर्क को दूसरे तर्क से काटा जा सकता है क्योंकि आपको कोई काम नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, बस आप क्लैरिफिकेशन के विकास में कोई योगदान नहीं है, लड़िए मत, मुझे बोल लोगे आराम से, आराम से बोलना है, इसमें गहरा गहमी से डिबेट नहीं होगी, वैसे ही लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों के चिल्लाने से और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यूसीसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर संज्ञान लेते हुए उसको अगर एक कानून की बात यहाँ पर, क्या हलाला को संविधान में संरक्षण मिला हुआ है? इसमें हलाला कहाँ से आ गया? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ठीक है, हलाला के खिलाफ है, क्या उसको संरक्षण मिला? क्या बोलते हैं भाई? अरे तो तुम क्या बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट पिरसाली जी, आप हलाला पर रोक लगेगी उससे लेकिन संविधान में वही तो पूछ रहे हैं सर, हलाला को संरक्षण मिला हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ का ज्ञान आया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पूरे यूसीसी में हलाला कहीं लिखा हुआ नहीं है? क्यों नहीं है? क्या हो गया? क्यों नहीं है? आपको क्या हुआ? आपने ड्राफ्ट पढ़ा? अभी आप बोल रहे थे कि ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आया, हमने उसको पढ़ा नहीं। सुनिए जरा, आपका पिछला वाला चंद कदम निकाले, सुन लीजिए जरा, आप सुनिए, बिल्कुल करेंगे सर, ये चीजें शांति से भी समझाई जाती हैं। पिछले चंक में ये बोले थे कि हमें पता ही नहीं ड्राफ्ट का, और अब मैं बोल रहा हूँ कि हलाला का उसमें नहीं होगा, तो आप बोल रहे हलाला कैसे? नहीं तो हलाला भी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है ना सर। नहीं, मैं बता, मेरी बात क्लियर आता है क्या सर? मैं अपनी बात को क्लियर किया, क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है? क्लियर करूंगा, क्या हलाला मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है? क्लियर करने का मैं अपनी बात को क्लियर करूंगा। पिरसाली जी मैं क्लियर कर रही हूँ उनका सवाल। अपनी बारे में बोले ज्यादा अच्छा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम हमारी सरकार की एक दूरगामी सोच है इस राष्ट्र को एक करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए, लैंगिक समानता के लिए, सबके लिए, और एक अच्छा कदम है, ये लागू होकर रहेगा, ये लागू होकर रहेगा, ये लागू होकर रहेगा, ठीक है, लागू होगा। सही बात है, सही बात है, लागू होगा, रुक जाइए, आप नहीं रोक सकते। जब इस प्रदेश की जनता चाहती है तो आप क्यों चिल्ला के डिबेट नहीं, क्यों है आप? नवीन पिरसाली जी, अब आपकी बात से जो समझ में आता है, आप जो कह रहे हैं कि ट्राइबल्स को फिलहाल, मुझे बताइए, एक विशेष समुदाय ने इनका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा कांग्रेस का? क्या बिगाड़ा? आप उनके पीछे पड़ गए, किस विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं? क्यों पीछे पड़ गए विशेष समुदाय? अच्छा, ट्राइबल्स को क्यों छोड़ा जा रहा है? पीछे क्यों पड़ गए? ट्राइबल्स को क्यों छोड़ा जा रहा है? ट्राइबल्स को क्यों छोड़ा जा रहा है? ट्राइबल्स को नहीं लिया गया क्योंकि यूसीसी कमेटी ने उसमें सिफारिश की है, इसलिए नहीं लिया गया। क्यों? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? फिर आप क्यों बोल रहे? तो ठीक है, संरक्षण मिला इसलिए नहीं लिया, आप तो बताओ। वो तो माइनॉरिटीज को भी संरक्षण मिला ना सर, तो क्या आप उसको हलाला को संरक्षण मिला? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हलाला को संरक्षण मिला? क्या हो गया आपको? सर, माइनॉरिटीज में कौन आता है? पहले करने का यूसीसी एक माध्यम है, की बात कर रहे हैं। जयसिंह रावत जी ने, एक मिनट, अभी जो यूसीसी, आप दोनों राजनीतिक दलों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी जयसिंह रावत जी ने क्लियर करा, अभी जयसिंह रावत जी ने क्लियर करा, प्रावधान है। रुक जाइए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार को तो सुन रहे होंगे इतनी देर से, और उन्होंने क्लियर करा कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैंने जयसिंह रावत जी की बात का समर्थन किया और मैंने कहा कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं है। इस देश को एक करने की आवश्यकता थी
और उस एकीकरण के उसमें सभी की उसमें जो नियमावली है सवालों का उसको जवाब समाहित मिले किया गया ठीक है। और अब भारत आगे बढ़ गया। अब 21वीं सेंचुरी बिल्कुल, चल रही है, बिल्कुल। जब एक देश एक कानून जो one nation, मुझे one election की आवश्यकता यहाँ ठीक पर है, पड़ जो रही है। मुझे भारत समझ को में आगे आ रहा बढ़ने की है, आवश्यकता जो पड़ मुझे रही है। समझ में आप आ लोग रहा है, पीछे कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्यों ये मेरे है बंद हो? कि फिलहाल क्यों के मेरे बंद हो? लिए फिलहाल आओ। एक मिनट, ठीक है, फिलहाल ट्राइबल्स स्वीकारो। को अलग रखा जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। ये आपकी बात से समझ में आ रहा है कि फिलहाल ट्राइबल्स को अलग रखा गया है। उनको किसने किया गया? उनकी घटती जनसंख्या ये नहीं तीन चलेगा कारण कि मैंने ये कुछ बताया, भी बोलेंगे और आप- तीन कारण बताया, सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है, सुनना मेरे पास पड़ेगा। समय की उठा रहे थे कि- सुनना- मेरे पास समय की मैं कमी है। 5 उंगली उठाऊंगा, कितने मैं आवेश 10 में उंगली आ जाते हैं। ठीक है, उठाऊंगा। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। जय सिंह रावत जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। मानने वाले नहीं हो। पूछ लो, जवाब मैं होता नहीं है। 10 उंगलियां विपक्ष जोड़ में दूंगा तो उंगली फिर भी नहीं उठाना मानने वाले हूँ। अरे आप मैं अगर साथ 10 में उंगलियों को बात अपना कीजिए। जोड़ भी दूंगा, अब मेरे पास आप चर्चा फिर भी का नहीं समय मानने नहीं वाले है। हो। आवेश में लेकिन बताइए। आपको ये बता, बिल्कुल आवेश में नहीं। आप थोड़ा मैं सा बहुत शांत आवेश में रहिए। हूँ। ऑडियो डाउन कीजिए, आवेश- प्लीज। हवाइयाँ आपकी उड़ी हुई है। ऑडियो डाउन कीजिए, हवाइयाँ आपकी उड़ी हुई ठीक है, है, क्योंकि हम यूसीसी ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए। जय सिंह रावत जी, मेरे पास समय की कमी है, आपसे फाइनल कमेंट की शुरुआत करूंगी। और इस बहस को देखकर समझ में आ रहा है कि क्लैरिटी अभी भी किसी के पास नहीं है, जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। अब वेट इंप्लीमेंटेशन का करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि किसके लिए एक्चुअली यूसीसी है। देखिए, ऐसा है कि वास्तव में यूसीसी से ज्यादा जरूरी था कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बदनामी हो रही है, तो जो संसाधन उसका वेस्ट जा रहे हैं, तो लोकायुक्त ले आते। उससे जरूरी था कि आप क्या कहते, भूमि वाला कानून बना देते और भी सारी चीजें। लेकिन जब आपने बना ही दिया है तो बना दिया, उसमें क्या कहा जा सकता है, इसका विरोध भी क्यों करें। लेकिन मेरा मानना है कि सही बात तो तब होती है जब पार्लियामेंट की तरफ से आप ले आते, ताकि आगे इसको रुक न पाए। क्योंकि मुझे अभी भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन लागू हो जाएगा 9 नवंबर से, करो जब भी होगा। क्योंकि जब आपने कानून बना दिया तो वो जेब में रखने के लिए बनाया नहीं है, उसको लागू करने के लिए तो लागू कर दीजिए, उसको करेंगे। लेकिन ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, इसमें कई लोग, कई हिंदू संगठनों को भी, जैसे निशाना तो शरीयत कानून है असली तौर पर, और बाकी हैं, लेकिन इसमें भी कई, जैसे वो आया अभी यूकेटी वालों को दिक्कत आएगी, औरों को उसको दिक्कत आएगी, सभी को आएगी। फाइनल निवास का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो निवास वाला है, हम तो 1 साल वाले को निवासी माना गया है। दूसरी बात, आप कहते हैं लैंगिक समानता होगी, क्या परित्यक्ताओं पर भी ये लागू होगा? अगर परित्यक्ताओं पर लागू होगा या नहीं होगा, तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए, जो जिनको उनके पति छोड़ देते हैं, दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, लेकिन पत्नी को जानबूझकर उसका त्याग करना, तो ये तो अपराधी है। क्या इसका भी इसमें समाज, कई और चीजें हैं। और यहाँ हमारी सरकार को बेहतर होता कि आप ठेली वाले से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछने के बजाय जूरिस्ट को पूछते, वकीलों को, जिन्होंने लागू किसने करना है, वकीलों ने करना है, कौन लड़ेगा, वकील करेंगे, उनकी राय लेते। जो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, उनसे किया जाता तो ठीक था। अब चलिए, अब देखिए अब क्या होता है, अब लागू तो हो ही रहा है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे, कैसे कोर्ट में जाएगा, वो देखने वाली बात। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, समय की कमी है मेरे पास। देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते, महंगाई के ऊपर बात नहीं कर सकते, गैस सिलेंडर के ऊपर नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे नहीं कर सकते, शिक्षा पे नहीं कर सकते, तो इनको कुछ ना कुछ मिलना, इन्हें ऐसा नाम आगे रख दो जिसका किसी को समझ में ना आए कि हम तो यूसीसी बना रहे हैं, एक समान एक कानून। लोगों को लगेगा कि आप तो एक ही जैसी तनख्वाहें ना मिल जाए, पैसा बराबर ना मिल जाए, रोजगार ना मिल जाए, स्वास्थ्य लाभ ना मिले, तो लोग अलग बातें सोच रहे हैं। पर असल में यूसीसी जनता का ध्यान भटकाने का एक माध्यम है और इनकी एक जुमलेबाजी है, क्योंकि बोलने के लिए इससे कुछ नहीं होगा, तो यही बोलेगा, इसके अलावा बोलने के लिए इसके कुछ है ही नहीं। ठीक है, दीपक रावत जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, बहसबाजी नहीं। देखिए दीपा जी, यूसीसी का विरोध कोई नहीं कर रहा। यूसीसी के कुछ अस्पष्ट चीजें हैं, वो सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए या उनके प्रवक्ता को स्पष्ट करनी चाहिए, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्पष्ट कहना है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, उनका जो मूल अधिकार है उसको आप दीजिए, और जो यूसीसी में स्पष्ट चीजें हैं उसको स्पष्ट करिए, ताकि भविष्य में ये मुकदमेबाजी में रोने में ना अटके। बहुत से इसमें ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे जो प्रावधान है जिनके ऊपर अगर व्याख्या की जाए तो ये कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि बिना किसी तैयारी के ये लाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें ना हो। और उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्पष्ट कहना है कि आप यहाँ के जो मूल निवासी है उनको मूल अधिकार दीजिए। अगर मूल अधिकार नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूर होना पड़ेगा एक दूसरा आंदोलन खड़ा करने के लिए, चाहे फिर वो यूसीसी के विरुद्ध हो। ठीक है, फिर साली जी फाइनल कमेंट। दिव्यदर्शन जी,
सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन हुआ है, उनके देखरेख में ये ड्राफ्ट बना हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन जज हैं और बेहतरीन में से एक जज हैं और कोई किसी अनुभव की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे बहुत सारी बातें आ रही, तो अभी यूकेडी के प्रवक्ता भी हैं, वो कभी बोलते हैं हम आते ही विरोध करेंगे, फिर बोल रहे हैं विरोध नहीं करना है, कभी ये बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं हमने ड्राफ्ट नहीं देखा, फिर मैं किसी की बात करता हूँ कहते हैं ये ड्राफ्ट में नहीं है। तो वो कंफ्यूज हैं कुछ लोग, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना। यूसीसी इस प्रदेश के लिए, इस राष्ट्र के एकीकरण के लिए, समानता के लिए बहुत आवश्यक है, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है और हमारी सरकार उसको लागू करके रहेगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की यूसीसी जो जल्द उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, उसकी चर्चा अब झारखंड तक है और कहा जा रहा है कि झारखंड में भी इसे लागू किया जाएगा और उत्तराखंड का ड्राफ्ट जो है इसके लिए एग्जाम्पलरी सेट किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना बाकी। अब देखना ये होगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे उत्तराखंड में लाया जा रहा है कितना सक्सेसफुल होगा और जो सवाल उठ रहे हैं उनका क्लैरिफिकेशन मिलेगा भी या नहीं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने।